चलिए रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने ये बिहार पुलिस का जो सेशन स्टार्ट हुआ था सेट का, हम लोग नियमित रूप से करा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन इसमें सीट संख्या आपका 4 है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा साइंस का ही सेट चलाया जा रहा है। इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। जो नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में कार्य करता है, ये कौन करता है। अब इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन कठोर जल, शुद्ध जल और दिया है जियोनाइट जल और एक दिया है भारी जल और दिया है 4 नंबर आपका दिया है भारी जल। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय विखंडन के रूप में कार्य करता है। ये आपका नाभिकीय विखंडन के रूप में कार्य करता है D2 आपका नाभिकीय विखंडन के रूप में कार्य करता है। यही होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बुलाता है, इसी को बुलाता है गुरु जल, इसको बुलाता है गुरु जल या इसी को बुलाता है भारी जल, इसी को बुलाता है भारी जल। जो D2 होता है वही होता है आपका भारी जल, गुरु जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और D2 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है आपका मंदक के रूप में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ये मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है D2 का सर्वप्रथम इसका खोज किए थे किसने, यूरो नामक वैज्ञानिक ने। इसका खोज किसने किया था, ये किए थे यूरो ने किया था। D2 का खोज किए थे यूरो ने किए थे और इसका द्रव्यमान संख्या आपसे पूछता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो द्रव्यमान संख्या होता है कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है D2 का द्रव्यमान होता है कितना 20 होता है। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है D2 को और इसको गुरु जल बोला जाता है, भारी जल बोला जाता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका भारी जल, इसके आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसके आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में और मंदक के रूप में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है और इसे खोज किसने किया था, यूरो ने किया था, यूरो नामक वैज्ञानिक किया था। D2 का द्रव्यमान संख्या होता है आपका 20 होता है। D2 जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। D2 का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जो नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल या गुरु जल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या बोला जाता है। ये जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसको क्या बोला जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो आपका खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसको अपर्दीप्त बोला जाता है। जो खुद का प्रकाश उत्पन्न कर देता है उसको पर्दीप्त बोला जाता है और जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसको बोला जाता है अपर्दीप्त, इसको बोला जाता है अपर्दीप्त। अपर्दीप्त वस्तु बोला जाता है और जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अपर्दीप्त वस्तुएं होते हैं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वो क्या हो गया, लकड़ी हो गया। और जो मान लीजिए लोहा है उसमें प्रकाश होता है ना, इसको हम जो सूर्य का प्रकाश आता है रिफ्लेक्ट होता है उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। पर्दीप्त में क्या हो जाएगा, इसमें जुगनू हो जाएगा। जुगनू जो होता है वो पर्दीप्त वस्तुएं होते हैं जो खुद के प्रकाश के अपना देखते हैं। इसमें जो आंसर इसका हो जाएगा ये अपर्दीप्त हो जाएगा, अपर्दीप्त हो जाएगा। खुद को प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करता है उसको अपर्दीप्त वस्तु बोला जाता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है अपर्दीप्त। इसमें 2 चीज और दिया हुआ है, पारदर्शी वस्तु जिसको आर पार देखा जा सकता है, जिससे आर पार देखा जा सकता है। जो इसमें दिया पारदर्शित वस्तु होते हैं उसमें आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है। अपारभासी होता है जिसमें कुछ हिस्सा दिखाई देता है कुछ नहीं दिखाई देता है। इसमें भी होता है पारदर्शी होता है, एक होता है इसका अपारदर्शी होता है। इसमें साफ नहीं मतलब फाइनल दिखाई नहीं देता है,
अपारदर्शित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक काठ का प्लेट लेते हैं, उसमें क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, फाइनल उसमें क्या हो गया, उसमें दिखाई देगा अपारदर्शित हो गया। और पारभासी होता है जिसमें हल्का हल्का दुबलापन टाइप का दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, पारभासी बोला जाता है। और इसमें अपर्दीप्त हो गया, जो खुद के प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या बोला जाता है, प्रदीप्त बोला जाता है। अपर्दीप्त किसको बोला जाता है, जो खुद के प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसको अपर्दीप्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, जो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है उसको क्या होता है। जो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक जैसे यूज करते हैं भोजन में, चावल करते हैं, चावल जो रोटी होता है, रोटी खाते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके बाद से जो पचता है वो किस रूप में जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जाता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भोजन में पचेगा, पच करके किस रूप में, किस फॉर्मेट में चेंज होता है। कार्बोहाइड्रेट जो चेंज होता है ये आपका किस में चेंज होता है, ये आपका ग्लूकोज में चेंज होता है, ये आपका ग्लूकोज में चेंज होता है। वैसे ही और जब हम प्रोटीन को लेते हैं भोजन के रूप में, दाल खाते हैं, तो दाल हम खाते हैं या सोयाबीन का सेवन करते हैं, तो प्रोटीन किस चीज में चेंज होता है। मान लीजिए ये तो कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछ दिया, फिर आपसे पूछ देगा कि प्रोटीन को जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे ये किस रूप में, किस फॉर्मेट में चेंज होगा। यही होता है किसमें, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया प्रोटीन, फिर से आपसे वासा भी पूछ सकता है। आपका नेक्स्ट मान लीजिए पूछ दिया कि वासा किस फॉर्मेट में चेंज होगा। जो वासा होता है, घी लेते हैं या तेलीय चीज खाते हैं, उसमें सबसे अधिक वासा की मात्रा पाया जाता है। तो वासा जो होगा वो किस चीज में चेंज करता है, ये करता है फैटी एसिड में, ये करता है फैटी एसिड में। ये हो गया आपका एमिनो एसिड। और देखिए प्रोटीन जो फॉर्मेट चेंज होता है, प्रोटीन का सेवन करता है वो किस में चेंज करता है, एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। जिसमें जो भी हम वस्तु खाते, खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस में चेंज करेगा, ये चेंज करेगा ग्लूकोज में। प्रोटीन चेंज करेगा एमिनो अम्ल में, एमिनो वासा किस में करेगा, फैटी एसिड में। ये आपका फॉर्मेट है। आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो बता दीजिएगा, प्रोटीन नहीं पूछेगा तो बता दीजिए, वासा ही पूछेगा तो बता देंगे। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है इसमें, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एमिनो। एमिनो किसने बोले थे, प्रोटीन में। ये होता है प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है ये आपका चेंज करता है एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। वासा युक्त अम्ल जो होता है ये आपका फैट। वासा का जो हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, घी हो गया, तेलीय चीज हो गया, ये सब उपयोग करते हैं तो क्या होता है, ये आपका वैसे अम्ल होता है, वासा को परिवर्तित करता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद किस रूप में जाता है, ये ग्लूकोज के रूप में जाता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे क्योंकि तीनों चीज एक ही जगह है, इसलिए आपको रिवीजन में बहुत सहूलियत मिलेगा। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजनीकरण। जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, इसका किया जाता है, ये निकेल का किया जाता है। निकेल का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है और ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्वच्छ ईंधन का गुण पूछ रहा है। तो स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी ईंधन होते हैं, आपका ईंधन जो भी होते हैं, जो ईंधन किसको बोला जाता है, पहले कोई भी पदार्थ जल करके ऊष्मा दे उसको बोला जाता है ईंधन बोला जाता है। यहाँ पर दिया हुआ आपका स्वच्छ ईंधन। स्वच्छ ईंधन कहने का अर्थ है, स्वच्छ ईंधन होता है जो वायु प्रदूषण को कम करे। स्वच्छ ईंधन क्या होता है, जो वायु प्रदूषण को कम से कम करे, वायु प्रदूषण को क्या करे, कम से कम करे। स्वच्छ ईंधन में आपका आ गया सीएनजी का प्रयोग करते हैं वाहन में, वही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, उत्पन्न होता है। इससे वायुमंडल का होता है, प्रदूषित होता है। तो स्वच्छ ईंधन मतलब वायु प्रदूषण को कम से कम करे। इसमें दिया हुआ है आपका स्वच्छ ईंधन में क्या होगा, प्रदूषण मुक्त होता है, अनवीनीकरणीय होता है, और इसमें दिया बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है और बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ आपका प्रदूषण मुक्त होता है। जो स्वच्छ ईंधन होता है ये प्रदूषण मुक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर दिया अनवीनीकरणीय और एक होता है नवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय में वो होता है जो पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, नवीनीकरणीय में क्या होता है, पुनः निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर दिया बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने के लिए मुख्य जिम्मेदार क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। इसका स्वच्छ ईंधन में
स्वच्छ ईंधन इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वह प्रदूषण मुक्त होता है। और सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, ये होता है आपका सीएनजी होता है, इससे प्रदूषण मुक्त होता है। ये क्या होता है? प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। इसमें वाहन को चलाने में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। और इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल इससे सबसे अधिक क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। इसमें CH4 पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। यानी जो नेचुरल गैस होता है उसमें सबसे अधिक मीथेन पाया जाता है। CH4 उसका फॉर्मूला होता है, ये मीथेन का सूत्र होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये प्रदूषण मुक्त होता जाएगा, इसका प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रोजाना तक यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे। इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाए जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में उसे फेस होगा आपको एक झटका में क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं आसानी से। यहाँ पर दिया जल गैस निम्नलिखित में किसका सम्मिश्रित है? जो जल गैस होता है ये किससे मिश्रित होता है? ये जल गैस होता है, जल गैस किससे सम्मिश्रित होता है? जो जल गैस होता है किससे सम्मिश्रित होता है? ये होता है आपका CO+H। जो हाइड्रोजन गैस होता है CO+H2 होता है, ये आपका मिश्रित होता है। देखिए पहला दिया है मीथेन एवं हाइड्रोजन गैस, और दूसरा दिया है मीथेन एवं ब्यूटेन, तीसरा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दिया है। इसका आंसर यही होगा, सी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन दिया है। इसका आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यही होता है जल गैस होता है। ये क्या होता है? जल गैस होता है। जल गैस इसी को बोला जाता है, इसी के मिश्रण को बोला जाता है जल गैस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंजाइम क्या है? यानी एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये एक प्रोटीन होता है, उत्प्रेरक होता है। ये एक एंजाइम का उत्प्रेरक होता है और ये प्रोटीन का बना होता है, यानी प्रोटीन ये एक प्रकार का है प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है और ये क्या है? ये प्रोटीन है और ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हम अपना भोजन के रूप में भी, इसका भोजन में जो जाकर क्या करता है, भोजन को पाचन में बहुत सहूलियत देता है, यानी बहुत आसानी से उसको पचाने में मजबूत करता है। ये एंजाइम होता है, एंजाइम का एक प्रोटीन है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ये टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे दिया हुआ है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय जो सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, क्या कारण होता है? जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य जब दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। एक होता है प्रकाश के परिक्रमा, जो हम लोग बादल को नीला देखते हैं, प्रकाश के परिक्रमा के कारण देखते हैं। बादल का नीला, बादल जो हमको नीला दिखाई देता है, बादल का नीला, पूछता है आपसे क्वेश्चन, बादल का नीला होना किसके कारण होता है? बादल का नीला होना प्रकाश के परिक्रमा के कारण होता है। ये प्रकाश का परिक्रमा के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसमें प्रकाश के परिक्रमा के कारण होता है। और एक है परावर्तन, जो प्रकाश होता है उसको परिवर्तित किया जाता है, वही आपका परिवर्तन होता है, उसको प्रकाश के परिवर्तन होता है। दूसरा दिया है विसरण, जो विसरण होता है उसमें सबसे अधिक गैस का विसरण होता है। कहीं पर देखिएगा, अगर बत्ती रूम में जलाते हैं तो विसरण के कारण क्या होता है? सुगंध होता है। सबसे अधिक किसमें होता है विसरण? गैस में होता है। तब किसमें होता है? लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है। उसके बाद किसमें होता है? सॉलिड में होता है। उसके बाद आपका सॉलिड में होता है। सबसे अधिक विसरण किसमें होगा? गैस में होगा, उसके बाद से लिक्विड में होगा, उसके बाद आपका सॉलिड में होगा। प्रकाश के परिक्रमा के कारण क्या होता है? बादल यानी आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। यहाँ पर आकाश कर लेंगे, आकाश अच्छा रहेगा। यहाँ पर आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिक्रमा के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के दीर्घवृत्ताकार किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे आपका क्वेश्चन है,
कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होगा? गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च किसका होता है? जो गलनांक होता है और क्वथनांक सबसे उच्च किसका होता है? जो गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च किसका होता है? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑक्सीनियम दिया है, लिथियम दिया हुआ है, सोना दिया है और टंगस्टन दिया हुआ है। जो टंगस्टन दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का जो आपका क्वथनांक होता है सबसे अधिक होता है लगभग 3500 सेंटीग्रेड। इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है। क्वथनांक होता है। लिथियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। लिथियम को केरोसिन तेल में क्या किया जाता है? डुबा कर रखा जाता है। लिथियम को आपका केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में होता है। लिथियम जो होता है इसको कहाँ रखा जाता है? स्टोर कहाँ किया जाता है? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में प्रयोग किया जाता है, मतलब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। केरोसिन तेल में इसको स्टोर किया जाता है। इसको चाकू से काटा जा सकता है। आपका